सभी को नमस्कार। मैं सुनीता भार्गव, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, एसएमएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो हमारा पूर्व से जो जारी है टॉपिक वही है, अर्थात बाल अपराध। इस टॉपिक के हम दो पहले लेक्चर हमारे हो चुके हैं, जिसमें हमने इसका अर्थ और इसकी आयु क्या है, इसके कारण क्या है, इन पर चर्चा हम उन दोनों लेक्चर्स में जो है वो कर चुके हैं। आज जो इस लेक्चर में हम टॉपिक ले रहे हैं वो है बाल अपराध की रोकथाम एवं उपचार, ट्रीटमेंट ऑफ एंड प्रिवेंशन ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। कि अब कैसे हमने देख लिया, इसके कारण देख लिए, इसके किस किस कारण से हो सकता है या किस कारण से जो है बच्चे अपराधी बनते हैं। इसके बाद आवश्यकता है कि इसकी रोकथाम जो है वो किस प्रकार से की जाए या इसके लिए जो है वो किस प्रकार से जो है उपचार हो, तो उसकी चर्चा जो है वो हम आज करेंगे। आज के बच्चे जो हैं वो कल के भविष्य हैं, ये बात हम सभी जानते हैं, और इन्हीं के कंधों पर जो है देश का भविष्य है। और यदि ये बच्चे जो हैं अनैतिक, अत्याचारी, दुराचारी, व्यभिचारी होंगे तो निश्चित ही देश का भविष्य जो है वो अंधकार में होगा। इसी संदर्भ में हम बात करें कि नोबेल पुरस्कार विजेता ग्रेबिल मिस्टिल के अनुसार, वैसे तो हम अनेक भूल व गलतियों के लिए दोषी हैं, लेकिन हमारा सबसे गंभीर अपराध बच्चों को उपेक्षित छोड़ देना है, जो जीवन के आधार होते हैं। अनेक ऐसी बातें हैं जिनके लिए हम रुक सकते हैं, लेकिन बच्चों की देखरेख के लिए नहीं। वे कल के भविष्य हैं और उन्हें सद्गुणी बनाना हमारा कर्तव्य है। अर्थात ये जो बात है वो बहुत स्पष्ट करती है कि कितना आवश्यक है कि हम बच्चों की जो है उपेक्षा ना करें और उन पर जो है वो पर्याप्त रूप से ध्यान दें। अब हम चर्चा करते हैं कि बाल अपराध पर नियंत्रण के लिए मुख्य रूप से जो है वो कौन कौन सी विधियां अपनाई जाती हैं, क्योंकि माता पिता, परिवार के सदस्यों, शिक्षकों सभी का दायित्व है कि बाल अपराधी बनने से जो है बच्चों को बचाएं। तो बाल अपराध पर नियंत्रण पाने के लिए जो है मुख्यतः जो विधियां काम में ली जाती हैं उसमें है वैधानिक उपाय, मनोवैज्ञानिक विधियां, सामाजिक, पारिवारिक एवं जो स्कूल के शिक्षक हैं उनका प्रयास, और मनोविश्लेषणात्मक विधियां। ये विधियां हैं जिनके आधार पर हम बाल अपराध पर नियंत्रण जो है वो कर सकते हैं। आज जो हम इस लेक्चर में चर्चा कर रहे हैं वो है जो फर्स्ट जो एक उपाय बताया गया है, लीगल मेथड्स या वैधानिक उपाय। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि क्या क्या उपाय हैं जो कानून द्वारा या सरकार द्वारा जो है प्रयास के माध्यम से किए जाते हैं बाल अपराधियों की रोकथाम के लिए या उन्हें सुधारने की दिशा में। तो उसमें पहला जो एक उपाय है वो है प्रशिक्षण गृह या प्रोबेशन होम्स। ये जो प्रोबेशन होम्स है इनकी स्थापना प्रशिक्षा कानून 1958 के अंतर्गत जो है वो की गई थी। यूपी फर्स्ट ऑफेंडर प्रोबेशन एक्ट के अनुसार इसमें केवल उन बाल अपराधियों को रखा जाता है जिनकी उम्र 14 वर्ष से कम होती है तथा जिन्होंने जो है वो पहली बार जो है वो अपराध किया है। ऐसे बाल अपराधियों को जो अदालत जो है वो सुधार हेतु प्रशिक्षण गृहों में छोड़ती है, जहां उसे प्रशिक्षण अधिकारी की देखरेख में जो है वो रखा जाता है। जो 14 वर्ष से कम के जो ऐसे अपराधी हैं उनको इन गृहों में भेज दिया जाता है। फिर उनका जो प्रशिक्षण अधिकारी है उनको मार्गदर्शन देता है, उन्हें जो है वो उनके लिए निःशुल्क खाने, रहने, इस तरह की जो सारी व्यवस्थाएं हैं वो उनके लिए जो है निःशुल्क जो है अधिकारी जो ये जो प्रोबेशन गृह हैं इनके माध्यम से जो है वो व्यवस्था कराई जाती है। दूसरे जो स्कूल हैं वो है रिफॉर्मेटरी स्कूल या सुधार स्कूल इन्हें कहा जाता है। ये सुधार स्कूल एक्ट 1897 के तहत राज्य सरकारों को सुधार विद्यालय चलाने का अधिकार जो है वो इसमें दिया गया है, जिसमें केवल 15 वर्ष तक के बाल अपराधियों को रखा जाने का प्रावधान था, परंतु अब उम्र सीमा बढ़ाकर 18 वर्ष तक जो है वो कर दी गई है। इन स्कूलों में केवल उन्हीं बाल अपराधियों को भेजा जाता है जिन्हें अदालत से रखने के लिए निर्देशित किया जो है वो जाता है। इन स्कूलों में बाल अपराधियों को कम से कम 3 वर्ष तथा अधिक से अधिक जो है वो 7 वर्ष के लिए रखा जाता है। अर्थात अदालत जो है निर्देश देती है तो उन
को इन स्कूल्स में जो है वो सुधार स्कूल जो है उनमें रखा जाता है। सुधार गृह जो होते हैं उनका मुख्य कार्य जो होता है बालक को अपराध प्रवृत्ति से मुक्त कराकर सामान्य जीवन जीने के लिए तैयार करना है। यहाँ उन्हें नैतिक शिक्षा के साथ ही विभिन्न प्रकार के व्यवसाय संबंधी तकनीकी जानकारी और प्रशिक्षण जो है वो दिया जाता है, जैसे सिलाई, कढ़ाई, बढ़ाई, लुहारगिरी, चमड़े का काम इत्यादि जो है वो बनाना सिखाया जाता है, ताकि वो सुधार गृह से जब बाहर आएँ तो वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें या इस तरह के जो है वो कार्य करके स्वावलंबी जो है बन सके, धनार्जित कर सकें और पुनः जो अपराध की ओर प्रवृत्त जो है वो ना हो। तीसरा जो हम बात करते हैं कि बोस्टल संस्थाएं हैं। ये जो संस्थाएं बाल अपराधियों के सुधार में बोस्टल संस्थाओं का भी अपना एक स्थान है। इन संस्थाओं में उन बाल अपराधियों को रखा जाता है जिनकी जो उम्र होती है वो 18 से 21 वर्ष जो है वो होती है। यहाँ उन्हें कम से कम 2 वर्ष तक रखा जाता है और अधिकतम 5 वर्ष के लिए रखा जाता है, मगर उन्हीं बाल अपराधियों को रखा जाता है जिन्हें अदालत द्वारा कम से कम 3 वर्ष की जो है सज़ा मिली हुई होती है, अर्थात जिनको सज़ा मिल गई होती है उनको इस स्कूल में रखा जाता है। बोस्टल संस्थाओं की उत्पत्ति का जो इतिहास है वो है कि बोस्टल शब्द की उत्पत्ति इंग्लैंड के बोस्टल नामक ग्राम से हुई है। सबसे पहले इसी बोस्टल ग्राम में सन 1902 में रिचेस्टर जेल को बालकों के सुधार गृह के रूप में परिवर्तित जो है वो कर दिया गया था। इंग्लैंड के अपराध निवारण अधिनियम 1908 के तहत यह व्यवस्था थी कि 16 से 21 वर्ष के जो बालक हैं उनको सामान्य कारागृह में अपराधियों के साथ नहीं रखा जाना चाहिए। ऐसा किया जाना पूर्णतः निषिद्ध है। उन्हें बोस्टल संस्थाओं में रखा जाना चाहिए। इसी के तर्ज पर जो है भारत में भी फिर बोस्टल संस्थाओं की स्थापना की गई और इन संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य बालकों को नैतिक शिक्षा द्वारा उन्हें सुधारना है, ताकि फिर वे अपराध की दुनिया में अपना कदम जो है वो नहीं रख सके। इन संस्थाओं में उन्हें घरेलू कार्यों के साथ ही औद्योगिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। ये जो संस्थाएं इन्होंने इस 2 तरह की, एक तो बंद बोस्टल संस्थाएं होती हैं और एक खुली बोस्टल संस्थाएं जो है वो होती हैं। बंद बोस्टल संस्थाएं जो होती हैं वो जेल की तरह होती हैं, परंतु इनके गेट खुले रहते हैं। जेल की तरह ही यहाँ चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें होती हैं। यहाँ बाल अपराधियों के साथ सामान्य व क्रिमिनल अपराधियों की तरह व्यवहार नहीं किया जाता है। दूसरी जो खुली बोस्टल संस्थाएं यह शिविर की भांति होती हैं। यहाँ कोई इस तरह का जो है दीवार नहीं होती है। बालक के ऊपर कठोर नियंत्रण एवं बहुत अधिक प्रतिबंध नहीं होता है। यहाँ बालकों को नैतिक शिक्षा तथा सुधारने का प्रयास जो है वो किया जाता है। तो ये जो है हमने देखा कि बोस्टल संस्थाएं भी सुधार स्कूल की तरह ही कार्य करती हैं। उसके बाद है बाल न्यायालय या जुवेनाइल कोर्ट जो है वो, ये जो होते हैं भारत में सन 1960 में बाल अधिनियम जो है वो पारित किया गया था और इसके अंतर्गत जो है बाल अपराधियों के मुकदमे की सुनवाई के लिए अलग से जो है वो बाल न्यायालय की स्थापना जो है वो की गई। यह जो न्यायालय है वो लोक अदालत से जो है वो भिन्न होते हैं। यहाँ ना तो जो है वर्दीधारी पुलिस का जो है वो पहरा हो रहता है और ना ही यहाँ का जो है वातावरण जो है वो भयपूर्ण होता है। यहाँ वकीलों की भी भीड़ नहीं होती है। यहाँ अधिकांश जो है वो महिला न्यायाधीश होती हैं जो बालकों को सहानुभूतिपूर्वक जो है वो उनके अपराध को जानने का प्रयत्न जो है वो करती हैं। यदि वे वास्तव में बालक को अपराधी होने का दोषी पाती हैं तब उसे जो है वो सज़ा देकर सुधार गृहों में, बोस्टल संस्थाओं में या प्रशिक्षण गृहों में उन्हें जो है वो भेजा जाता है। फिर हम बात करते हैं आगे जो है प्रमाणित स्कूल, इनकी सर्टिफाइड स्कूल्स। इन स्कूल में उन बाल अपराधियों को रखा जाता है जिनकी बौद्धिक क्षमता जो है वो कम होती है। यह सुधार स्कूल का ही परिवर्तित एवं सुधरा हुआ रूप है। यहाँ बालकों को 2 से 3 वर्ष तक रखा जाता है। यदि बालक में जो है वो फिर सुधार नज़र आता है तथा उसका व्यवहार जो उत्तम रहता है तब उसे अवधि पूर्ण होने से पहले ही मुक्त जो है वो कर दिया जाता है।
प्रमाणित स्कूलों में विभिन्न आयु सीमा के बालकों को सुधार हेतु रखा जाता है। यह स्कूल जो होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जिनमें 10 से 12 वर्ष के जो बच्चे हैं जो हैं उनको रखा जाता है। दूसरे हैं कि जिसमें 12 से 16 वर्ष तक के बच्चों को जो है वो रखा जाता है। जिन स्कूल में 10 से 12 वर्ष के बालकों को सुधार हेतु रखा जाता है तथा केवल सामान्य शिक्षा दी जाती है, और 12 से 16 वर्ष के बालकों को सामान्य शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण तथा घरेलू कार्य भी जो है उनको सिखाए जाते हैं। इसका भी मुख्य उद्देश्य जो है बालक को व्यवसाय के संबंध में प्रशिक्षण देना होता है, ताकि वो वापस जो है वो समाज में निकलें या इन संस्थाओं से बाहर आएँ, तो वो इतने जो है वो सक्षम हो जाएं कि वो फिर अपराध की ओर प्रवृत्त ना हो। उसके बाद हम बात करते हैं उत्तर रक्षा संस्थाएं, आफ्टर केयर इंस्टीट्यूशन। बाल अपराधी को दंड की अवधि पूरा होने से पहले ही उन्हें अपने संरक्षण में लेकर सुधारने का प्रयास उत्तर रक्षा संस्थाओं द्वारा किया जाता है। अर्थात ये जो जहाँ भी अदालत ने, बाल न्यायालय ने या अपराधी को जो है जो भी सज़ा सुनाई गई है, तो उसके बाद उसे समाज में ना छोड़ते हुए वापस से इस तरह से उसे जो है वो इन उत्तर रक्षा संस्थाओं में जो है वो भेजा जाता है। ये संस्थाएं उन्हें अपने संरक्षण में लेकर सुधारने का प्रयास जो है वो करती हैं। इन संस्थाओं में वे ही बाल अपराधी आते हैं जिसने किसी न किसी सुधार संस्थाओं में 6 माह का समय जो है वो पूरा कर लिया है, तथा जब उस संस्थान के अधिकारी यह पूरी तरह से आश्वस्त हो जाते हैं कि बालक में जो है वो व्यापक सुधार आ गया है, उसका व्यवहार उत्तम है तथा अब वह आगे अपराध जो है वो नहीं करेगा, ऐसी स्थिति में बालक को उत्तर रक्षा संस्थाओं में कुछ जो निर्धारित अवधि है उसके लिए जो है वो इन संस्थाओं में उसको छोड़ दिया जाता है। उत्तर रक्षा संस्थाओं में बालकों को व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसे बात की हमने, हर जगह जो इनको प्रशिक्षण की व्यवस्था है, बढ़ाईगरी का, लुहारगिरी, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, टोकरी बनाना, चमड़े का बैग व अन्य सामान्य बनाना आदि। यद्यपि ये संस्थाएं स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा चलाई जाती हैं, परंतु इन पर नियंत्रण केंद्र सरकार तथा केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा होता है। अर्थात ये संस्थाएं जो है वो NGO के द्वारा संचालित की जा सकती हैं, लेकिन इन पर जो नियंत्रण जो है वो सोशल वेलफेयर बोर्ड जो है या हमारा जो केंद्र सरकार है उसका नियंत्रण जो है वो रहता है। फिर नेक्स्ट आता है एडोलेसेंट होम्स या किशोर गृह। उपेक्षित बालकों को सुधारने के लिए इस प्रकार के गृहों की व्यवस्था की गई है। यहाँ किशोरों को लंबी अवधि तक कठोर अनुशासन में रखा जाता है ताकि वे अपना भविष्य जो है सुधार कर दुराचरण करना जो है वो छोड़ दें। इसके लिए जो एडोलेसेंट होम्स भी जो है वो बनाए गए। फिर है पोषण गृह एवं सहायक गृह, जिन्हें फोस्टर होम्स एवं ऑक्सिलरी होम्स कहा जाता है। इन गृहों में ऐसे बालकों को रखा जाता है जिनकी आयु 10 वर्ष से कम होती है तथा जो अनाथ होते हैं तथा सड़कों पर आवारा की तरह जो है वो घूमते रहते हैं। ये भीख मांगकर अपना पेट भरते हैं। ऐसे बालक को अपराधी बनने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। यदि बालक किसी अपराधी की नज़र में पड़ जाते हैं तो वो उन्हें अपने साथ ले जाते हैं और अपराध सिखाना प्रारंभ कर देते हैं। पहले वो उनसे छोटे छोटे अपराध करवाते हैं, फिर धीरे धीरे जो है उनसे बड़े अपराध करवाना जो है प्रारंभ कर देते हैं और उन्हें ना विशेष प्रशिक्षण देकर और इस तरह के जो अपराधी बना देते हैं। तो बालक को जो है ऐसे पोषण गृहों में रखने से उन्हें जो है वो इस तरह की जो प्रवृत्ति, उनके खाने पीने, सोने, रहने की व्यवस्था हो जाती है, तो वो इस अपराध की उसमें जाने से बच जाते हैं। फिर है विशेष गृह या स्पेशल होम्स। किशोर अधिनियम जो 1986 की धारा जो 10 है के तहत राज्य सरकार द्वारा विशेष गृह की व्यवस्था किए जाने का प्रावधान है। इनमें बाल अपराधियों के लिए भरण पोषण, आवास, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा पुनर्वास की सुविधाओं की व्यवस्था जो है वो की गई है। इसके बाद जो लास्ट है इसमें अखिल भारतीय अपराध निवारण समिति। भारत में जो है इस समिति की स्थापना सन जो है 1950 में की गई। यह जो समिति है राष्ट्रीय स्तर पर अपराध निवारण हेतु जो है वो कार्य कर रही है।
इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हो चुकी है तथा संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने भी इसे मान्यता प्रदान की है। इस समिति ने किशोरों के अपराध को कम करने हेतु एक महत्वपूर्ण सुझाव यह दिया है कि जनता तथा पुलिस के बीच जन सहयोग बढ़ाया जाए तथा लोगों में जो पुलिस के प्रति खराब छवि है उससे दूर करने का प्रयास जो है वो किया जाए। इसके लिए जो है महिला थानों एवं महिला पुलिस की भी व्यवस्था जो है वो की गई है, हम देखते हैं वर्तमान में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये कुछ जो है वो वैधानिक उपाय बाल जो अपराध है उसकी रोकथाम के लिए जो है वो बताए गए हैं। जो आगे के जो उपचार हैं, जैसे अभी हमें परिवार की क्या भूमिका है, शिक्षक की क्या भूमिका है, मनोचिकित्सा पद्धति जो है वो बाल अपराध को या बाल अपराधी की जो स्थिति उसको जानने में कितनी सहायक है, ये हम अपने लास्ट का जो व्याख्यान है उसमें हम इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही। हम जो है वो नेक्स्ट जो इसके साथ कल उपस्थित होंगे। धन्यवाद।